दौरान डकैती खवातीन के साथ मुबैना ज्यादती करने वाला साबका पुलिस कांस्टेबल गुजरात से ताल्लुक रखने वाले अपने एक मुलजिम साथी के हमरा सरगोदा सीसीडी के हाथों मारा गया। जी हाँ, 2 डाकू सीसीडी सरगोदा ने पार लगाए हैं। वो सरगोदा सीसीडी को प्यारे हो गए हैं, लेकिन इन डाकुओं की जो हिस्ट्री है वो किसी भी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। आप सुनते जाएं और मेरी तरह हैरान होते जाएं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाला इकराम और मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाला सनाउल्लाह, जो कि साबका पुलिस कांस्टेबल था, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसके तहत ये लोगों के घरों की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते थे। उसके बाद ये उनके घरों में दाखिल होते थे, उनको लूटते थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके घर की बहू बेटियों को भी ना छोड़ते, उनको भी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते। तो इसी तरह का एक वाकया सबसे पहले गुजरात के थाना कराली की हदूद में गांव है मिसरिया, वहां पर पेश आया, जहां पर इकराम और ये सनाउल्लाह जो कि साबका पुलिस कांस्टेबल है, घर में रात की तारीकी में घुसते हैं और वहां पर जाकर ये अपनी कार्रवाई करते हैं। जिस दौरान जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी नीयत फिर जाती है, वो उनकी बहू को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। चूंकि जो सनाउल्लाह था वो साबका पुलिस कांस्टेबल था, तो वो पुलिस की तमाम तर चीजों को समझता था। वो जानता था कि पुलिस कहां से हमें गिरफ्तार कर सकती है, तो वो पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते थे। लेकिन अभी भी आप सोच रहे होंगे कि वो पकड़े कैसे गए, शायद कुछ सीसीटीवी फुटेज पकड़े गए। नहीं, वो इतने शातिर थे कि ना उन्होंने कभी अपनी कोई सीसीटीवी फुटेज बनने दी, ना कोई इस तरह का निशान छोड़ा, ना कोई फिंगरप्रिंट छोड़ा। लेकिन वो पकड़े कैसे गए ये आगे आप जानेंगे। इकराम और सनाउल्लाह करते बेसिकली ये थे कि वो लोगों के घरों में जो मिस्त्री हैं वो बन के जाते थे और काम करते थे, और उसी दौरान वो आसपास के इलाके का भी एक मुकम्मल सर्वे कर लेते थे, जिसमें वो देखते थे कि किसके घर में ज्यादा पैसे हैं या किसके घर में कोई खूबसूरत लड़की है, हम उसे निशाना बना सकें। तो वो अपनी नीयत के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक लोगों के घरों में रात की तारीकी में घुसते। और इसी तरह सरगोदा में इन्होंने एक वारदात की, जहां पर ये दौराने वारदात इन्होंने पहले वहां पर मालो दौलत इकट्ठा किया, उसके बाद उनकी एक लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। और उसी दौरान डकैती जो इकराम है उसकी आवाज़ जो मुतासरा लड़की है उसका भाई पहचान लेता है। चूँकि ये दोनों जो मुलजिमान हैं उनके हमसाए में एक ज़ेर तमीर मकान होता है, वहाँ पर मिस्त्री के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और ये आवाज़ कहता है कि मैंने सुनी है, और शक शुबा गुजरने के बाद, याद करने के बाद ये उसे पता चलता है कि ये आवाज़ इकराम की है जो कि हमारे घर के पास काम कर रहा है। वो पुलिस को ये बताता है। जब पुलिस के पास ये टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो पुलिस इकराम का पीछा करना शुरू कर देती है। इकराम का पीछा करते करते गुजरात का गाँव है नागड़ियाँ, वहाँ पर आन पुलिस पहुँचती है और वहाँ से इकराम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इकराम को गिरफ्तार करने के बाद सरगोदा ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी तफ्तीश जारी होती है। जिस दौरान पुलिस को पता चलता है कि जो दूसरा मुलजिम है वो साबका पुलिस कांस्टेबल है जिसका नाम सनाउल्लाह है और वो मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखता है। जो सीसीडी सरगोदा है वो अब उसको गिरफ्तार करने के लिए सरगोदा पहुंचती है, और जब सनाउल्लाह को पता चलता है कि जो सीसीडी सरगोदा है वो उसे गिरफ्तार करने के लिए आई है तो वो वहां से फरार हो जाता है। बलाखिर मंडी बहाउद्दीन के अंदर ही उसके ससुराल मौजूद है, उसको वहां से जाकर धरा जाता है और सीसीडी सरगोदा बड़ी दिलेरी से उनको गिरफ्तार करने के बाद सरगोदा वापस ले जाती है। और इसी दौरान उनके साथ एक पुलिस मुकाबला हो जाता है जिसमें उनके साथी उनको छुड़वाने आते हैं, और उन साथियों की फायरिंग से दोनों जो मुलजिमान हैं, जिसमें इकराम जो गुजरात से ताल्लुक रखता है और दूसरा मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाला साबका कांस्टेबल सनाउल्लाह, मारे जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि जो इकराम है जो कि गुजरात नागड़िया से ताल्लुक रखता है, इसके ऊपर इससे पहले भी कई मुतअद्दिद पर्चे थे और ये कई और केसेस में मतलूब था, जबकि साबका पुलिस कांस्टेबल हमेशा शातिर था और उसी वजह से इकराम भी बचता चला आ रहा था। लेकिन इन्होंने जो तर्ज की वारदातें करना शुरू कर दी थी, उसके बाद यही कहना मुनासिब है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। जब आप किसी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म करोगे, इतना कहर ढाओगे, उसके बाद अल्लाह की पकड़ तो मजबूत होगी। इन 2 वाकयात के अलावा बताया जा रहा है कि इन्होंने और भी कई इस तरह के वाकयात किए जिसमें इन्होंने दौरान डकैती खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया। और जहाँ भी ये जाते थे ये 2 चीज़ें नोटिस करते थे, एक उस घर की लड़कियाँ खूबसूरत हों, या दूसरा ये नोटिस करते थे कि उस घर में पैसे हों। दोनों में जो चीज़ इनको पसंद आती थी या जो चीज़ मुनासिब लगती थी वहाँ ये चले जाते थे और अपनी कार्रवाई करते थे। और अब की सूरत हाल ये है कि ये दोनों अपने अंजाम को जा पहुँचे हैं। सच कहते हैं कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। लेकिन आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ कि जो इकराम है, इसके भाई पर इल्ज़ाम था कि 7-8 साल पहले इसके भाई जिसका नाम तौसीफ था, उसने अपनी बीवी को कत्ल किया
था, जिसके बाद वो रूपोश हो गया था। उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने बड़े छापे मारे लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन तकरीबन 6-7 महीने पहले उसके भाई की बाइक एक कुएं में पड़ी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस को ये शुबा था कि इसका जो भाई है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। शायद वो किसी हादसे की वजह से कुएं में गिरा या उसने खुदकुशी कर ली या कुछ और मामला है, लेकिन वो शायद अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन इसके साथ आपको बता दूं कि इकराम जो है उसकी एक ज़ईफ़ वालदा है और एक ऐसी बहन है जो समाज से महरूम है, यानी बहरी है, वो सुन नहीं पाती। अफसोस कि इकराम ये सब चीज़ें देख के भी कोई सबक ना सीख सका। आपका इस सब के हवाले से क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। थरपारकर के इलाके में एक नौजवान पर बकरी चोरी का इल्जाम लगाने के बाद उसको बेदर्दी से कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया है। और ये वाकया जो थरपारकर की एक तहसील है डीपलू, वहाँ का एक गांव है करम अली समान, वहां पर पेश आया। यूसुफ समान नामी नौजवान को एक बरादरी के लोग उस वक्त रोक लेते हैं जब वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने हमारी बकरी चोरी की है। जो यूसुफ समून था वो एक गरीब घर का लड़का था। शायद अमीर घर का लड़का होता तो उसे इंसाफ भी मिल जाता, किसी जगीरदार का बेटा होता या किसी वडेरा का बेटा होता तो उसके लिए इंसाफ उसकी दहलीज पर पहुंचता। लेकिन यहाँ पर हालात कुछ उल्टे थे। यूसुफ समून उस वक्त तरले मिन्नतें समाजतें करता रहा कि किसी सूरत मेरी बात मान ली जाए, मेरे पास कोई बकरी नहीं है, जो कि में साबित भी हुआ कि यूसुफ समून के पास कोई बकरी नहीं थी। तो यूसुफ समून कहता रहा कि मेरे पास कोई बकरी नहीं है, लेकिन जो जालिम थे वो इतने असर और रसूख वाले थे कि वो बज़िद थे कि हमने बकरी तुमसे ही लेनी है, किसी भी सूरत हमें बकरी दो या उसके पैसे। तो बकरी के पैसे भी वो कहाँ से देता, वो तो एक गरीब आदमी था। और इसी बीच में तू तकरार बढ़ जाती है, और जब ये तू तकरार बढ़ती है तो वो यूसुफ समून के ऊपर पै दर पै कुल्हाड़ियों के वार करते हैं। वो जख्मी हो जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, हर तरफ उसका खून फैल रहा था। उसी दौरान उसके लवाहिकीन वहां पर पहुंचते हैं और वो यूसुफ समून को उठाकर डीपलू हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां से डीपलू हॉस्पिटल से यूसुफ समून को रेफर किया जाता है हैदराबाद हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो हैदराबाद हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाता, उससे पहले ही वो अपनी जान दे देता है। यूसुफ समून के वारिस हाशिम समून का ये कहना है कि यूसुफ के पास कोई बकरी नहीं थी और उसके साथ शदीद ज्यादती की गई है। हाशिम समून का यह भी कहना था कि यूसुफ समून पर इंतहाई जुल्म किया है। अबू बकर और अशरफ और इसके दीगर साथियों ने मिलकर उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। हाशिम समून की मुद्दत में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस सब के बीच में एक बात करने वाली लाजिम है कि शायद जिन लोगों के पास पैसा आ जाता है और अजीब सी नई नवेली दौलत होती है उनके पास, तो वो हरकतें भी बड़ी अजीब सी करते हैं। वो कानून को हाथ में लेना शुरू कर देते हैं और इस तरह के फिर वाकयात रोनुमा होते हैं। और जो गरीब होता है वो इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाता रहता है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या यूसुफ समून को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।